दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत प्रस्तावना, जिसे हम उद्देशिका भी कहते हैं। उद्देशिका क्यों कहा जाता है? उद्देशिका इसलिए कहा जाता है कि जब संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को, तो नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था और उसी उद्देश्य प्रस्ताव का परिवर्तित रूप हमारी प्रस्तावना बनी है। तो इस वजह से हम उसे उद्देशिका भी कहते हैं। प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना क्या है? संविधान के जहाँ पे उद्देश्य है, संविधान के जहाँ पे उद्देश्य है वही क्या है? प्रस्तावना है। संविधान की जहाँ पे उद्देश्य है, जनता की इच्छाएं, जनता की आकांक्षाएं जहाँ पे है, वही क्या है? वही क्या है? प्रस्तावना है। प्रस्तावना जो है संविधान का सूक्ष्म रूप है या लघुतम रूप है। संविधान का सूक्ष्म या लघुतम रूप है। अब प्रस्तावना का जो विचार आया है वह हमने अमेरिका से लिया है। प्रस्तावना का जो विचार है वह कहाँ से लिया है? हमने अमेरिका से। प्रस्तावना का विचार जो हमने अमेरिका से लिया है, जबकि जो प्रस्तावना की जो भाषा है वह कहाँ से ली है? हमने ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की जो भाषा है वह हमने कहाँ से ले रखी है? ऑस्ट्रेलिया से। अब हम अध्ययन करेंगे जो भारत की जो प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, उन शब्दों का अर्थ, इन शब्दों के क्या अर्थ है। संविधान की जो प्रस्तावना की जो शुरुआत होती है वह हम भारत के लोग, और इसका जो समापन होता है आत्म अर्पित करते हैं या अंगीकृत या अधिनियमित करते हैं। कई बार यही क्वेश्चन बन जाता है कि प्रस्तावना की शुरुआत किन शब्दों से हुई है और इसका समापन किन शब्दों से होता है। कई बार यही क्वेश्चन बन जाता है कि प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार आया है। तो प्रस्तावना में भारत शब्द 2 बार आया है। भारत शब्द 2 बार आया है। अब हम सबसे पहले जो लिखा है हम भारत के लोग, इस शब्द से आशय है कि संविधान का जो स्रोत है, संविधान का स्रोत क्या है? भारतीय जनता। भारतीय जनता। संविधान का स्रोत क्या है? भारतीय जनता। अर्थात संविधान का निर्माण संविधान सभा के सदस्यों द्वारा किया गया है और संविधान सभा के जो सदस्य थे वह किसके द्वारा चुने गए? भारतीय जनता के द्वारा चुने गए। अब लिखा है आगे, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अर्थात भारत एक क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। अर्थात वह अपने जो है आंतरिक मामला और विदेशी मामलों में पूर्ण रूप से क्या है? स्वतंत्र है। वह किसी बाह्य देश के अधीन नहीं है, किसी विदेशी सत्ता का आधिपत्य नहीं है। भारत क्या है? अपने आंतरिक मामले में और विदेशी मामलों में निर्णय लेने में क्या है? बिल्कुल स्वतंत्र है। अगला है समाजवाद। समाजवाद से आशय है कि भारत में रह रहे सभी नागरिक क्या है? समान है। भारत में रह रहे सभी नागरिक क्या है? समान है। अर्थात जो समाजवाद जो लिया है हमने वह गांधीवाद और मार्क्सवाद का एक सम्मिलित स्वरूप है। भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया। कौन सा? लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है। अर्थात जो देश के, अर्थात इस हम आज से यह भी ले सकते हैं, देश के संसाधनों पे किसी निजी स्वामित्व का अधिकार नहीं है, अपितु उस पर सरकार का अधिकार है। समाजवाद से यह आशय है। अब अगला लिखा है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष कहे या हम कहें धर्मनिरपेक्ष। कई बार 2 शब्द दिए जाते हैं, धर्मनिरपेक्ष। दोनों शब्द एक है लेकिन अर्थ के अनुसार अलग है। जैसे पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष, इस शब्द से आशय यह है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, राज्य किसी एक पंथ को बढ़ावा नहीं देता है, न ही किसी एक धर्म को बढ़ावा देता है राज्य। अब इस शब्द से हम यह आशय भी नहीं निकालेंगे कि राज्य किसी धर्म का विरोधी है। हम भारत जैसे राष्ट्र ने अपने प्राचीन व्यवस्था के अनुसार ही सभी धर्मों के प्रति समभाव की भावना को क्या किया है? अपनाया है। अगला है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक से आशय है कि देश के जो संवैधानिक पदों पे जो व्यक्ति नियुक्त हुए हैं वह क्या है? जनता के द्वारा चुने गए हैं।
संवैधानिक पद पे जो व्यक्ति नियुक्त है वह जनता के द्वारा चुने गए हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था से यही आशय है। भारत जैसे राष्ट्र ने जो है निचले स्तर, बिल्कुल ग्रामीण स्तर तक लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, जैसे पंचायती राज व्यवस्था, नगर पालिका जैसे प्रावधान लोकतंत्र का क्या है, एक महत्वपूर्ण पहलू है। और क्या लिखा है, गणराज्य। गणराज्य से आशय है, गणराज्य से आशय है कि जो है सर्वोच्च शक्ति किसके पास है, जनता के पास ही सर्वोच्च शक्ति है। गणराज्य से आशय है कि सर्वोच्च शक्ति किसमें निहित है, जनता में निहित है। उदाहरण के लिए अगर हम उदाहरण देखें कि जैसे अभी वर्तमान की बात करें कि सरकार के द्वारा एक कृषि कानून बिल पारित किया गया था, लेकिन किसानों के द्वारा या हम कहें जनता के द्वारा इस बिल का विरोध हुआ और अंत में सरकार को जनता के समक्ष झुकना पड़ा और कृषि कानून बिल वापस लेना पड़ा। तो कहने का मतलब यह है कि जनता, मतलब जो है राष्ट्र की सर्वोच्च शक्ति किसमें निहित है, जनता में निहित है। फिर आगे लिखा है, बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को कितने प्रकार की न्याय की बात कही गई है प्रस्तावना में, 3 प्रकार की। सामाजिक न्याय की बात करी गई है, आर्थिक न्याय की बात करी गई है और राजनीतिक न्याय की बात करी गई। और ये तीनों के शब्द जो है हमने रूस की क्रांति से लिए। कहाँ से लिए, रूस की क्रांति 1917। कई बार क्वेश्चन बनता है कि हमने जो सामाजिक प्रस्तावना में जो 3 प्रकार के न्यायिक शब्द हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये हमने कहाँ से लिए, तो ये 3 शब्द जो है, 3 न्यायिक शब्द जो है वो हमने रूस की क्रांति से लिए हैं। कहाँ से लिए, रूस की क्रांति से लिए हैं। अगला प्रस्ताव में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। विचार पूर्ण रूप से हम स्वतंत्र हैं विचार करने के लिए, विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है। विश्वास की स्वतंत्रता दी गई है, किसी भी धर्म को हम अपना सकते हैं और उसकी हम क्या कर सकते हैं, वर्षिप यानी उपासना कर सकते हैं। हम क्या है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। और 2 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता की बात कही गई है प्रस्तावना में। 2 प्रकार की समानता की बात कही है, प्रतिष्ठा की और अवसर की समानता की बात कही गई है। 3 शब्द हमने, एक हमने ले रखा बंधुत्व शब्द, एक हमने ले रखा स्वतंत्रता शब्द, एक हमने लिया है समानता। ये तीनों शब्द कौन कौन से, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द, ये तीनों के तीनों शब्द हमने फ्रांस की क्रांति से लिए। कहाँ से लिए, फ्रांस की क्रांति से। कई बार ये क्वेश्चन भी बनता है कि प्रस्तावनाओं में जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द है वह हमने कहाँ से लिए हैं, वह शब्द हमने कहाँ से लिए हैं, फ्रांस की क्रांति से लिए हैं। आगे क्या है, प्राप्त करने के लिए तथा उन शब्द में व्यक्ति की गरिमा अर्थात गरिमा इस शब्द से आशय है कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है और राष्ट्र की एकता और अखंडता। इस शब्द से आशय यह है, भारत जैसे विशाल राष्ट्र में विभिन्न भाषा के लोग, विभिन्न धर्म, विभिन्न संस्कृति के लोगों के बावजूद भी भारत अनेकता में एकता का प्रतीक है और इसे कायम बनाए रखना यह हमारी प्रस्तावना में उल्लेखित है। आगे लिखा है, सुनिश्चित करने वाली बंधुता से आशय है अर्थात नागरिकों के प्रति भाईचारे की भावना बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को अर्थात 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान था वह बनकर तैयार हुआ और इस दिन मात्र कितने अनुच्छेद लागू हुए, मात्र 16 अनुच्छेद लागू हुए। कई बार क्वेश्चन भी बनता है कि 26 नवंबर 1949 को कितने अनुच्छेद लागू हुए, 16 अनुच्छेद लागू हुए और आंशिक रूप से हमारा संविधान लागू हुआ, जबकि पूर्ण रूप से हमारा संविधान जो है वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। आगे लिखा है कि इस संविधान को अंगीकृत से आशय है कि हम संविधान को लागू करते हैं। अंगीकृत शब्द से आशय है कि हम संविधान को लागू करते हैं। अंगीकृत से आशय है हम संविधान को लागू करते हैं और अधिनियमित से आशय है कि हम संविधान को क्या करते हैं,
अंगीकृत से आशय है कि हम संविधान को स्वीकार करते हैं, और अधिनियमित से आशय है कि हम संविधान को लागू करते हैं, जबकि आत्म अर्पित से आशय है कि हम संविधान को स्वयं को स्वीकार करते हैं, हम स्वयं को स्वीकार करते हैं। इन शब्दों से अर्थ ये है, अंगीकृत अर्थात हम संविधान को क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं, अधिनियमित संविधान को लागू करते हैं, आत्म अर्पित से आशय यह है कि हम संविधान को स्वयं को स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार इन शब्दों का जो है अर्थ यह था। अब हम बात करेंगे आगे परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में हम बात करेंगे कि प्रस्तावना संविधान का भाग, प्रस्तावना संविधान का भाग के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय के फैसले या हम कह सकते हैं निर्णय। क्या निर्णय दिए सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना के संदर्भ में, प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिए। सबसे पहला 1960 में, याद रखेंगे क्वेश्चन बनता है कि 1960 में बेरुबारी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। बेरुबारी वाद में 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, अतः इसमें संशोधन नहीं हो सकता। क्या कहा? इसमें संशोधन नहीं हो सकता। पुनः 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के निर्णय को खारिज करते हुए क्या करा? खारिज करते हुए यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन हो सकता है। संशोधन हो सकता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, भाग है और इसमें संशोधन हो सकता है। कैसे हो सकता है? अनुच्छेद 368 के तहत, जैसे अन्य भागों में जो मतलब संशोधन की जो प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया के तहत हम प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकते हैं। और इसी के तहत 42वां संविधान संशोधन के तहत 42वां संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में हमने 3 शब्द जोड़े। क्या क्या जोड़े? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, या हम इसी को कह सकते हैं धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 3 शब्द हमने प्रस्तावना में जोड़े। किस संशोधन के तहत? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हमने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े, समाजवाद शब्द, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े। फिर क्या आया? सुप्रीम कोर्ट का तीसरी बार प्रस्तावना के संबंध में एक फैसला और आया था एस.आर. बॉम्बे वाद में 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान की आधारभूत संरचना है। प्रस्तावना संविधान की आधारभूत संरचना है। इस संरचना है। कई बार क्वेश्चन यही से बनता है
कि किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं कहा गया है। तो 1960 में बेरुवारी वाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं कहा गया है। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना पूर्व का निर्णय खारिज किया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और इसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन संविधान का मूल प्रस्तावना यानी संविधान का मूल ढांचा को बदला नहीं जा सकता। ठीक, अगला था इसी के बाद हमने 42वां संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्द जोड़े प्रस्तावना में, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। फिर एसआर बॉम्बे वाद 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की आधारभूत संरचना है। अब प्रस्तावना के संदर्भ में कुछ संविधानविदों के द्वारा महत्वपूर्ण कथन दिए गए। सबसे पहला था महत्वपूर्ण कथन के बारे में अगर हम बात करें कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। ये किसने कहा? तो ये कहा था डॉक्टर भार्गव दास ने। किसने? भार्गव दास के द्वारा यह कथन दिया गया कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। दूसरा स्टेटमेंट था कि प्रस्तावना संविधान की जन्म पत्री है। ये किसने कहा? ये कहा था के.एम. मुंशी ने। किसने? के.एम. मुंशी के द्वारा यह कथन दिया गया कि प्रस्तावना संविधान की जन्म पत्री है। फिर एक स्टेटमेंट और आता है प्रस्तावना के संदर्भ में कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। सपनों का विचार है। यह कथन किसने दिया? तो यह कथन दिया था डॉक्टर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के द्वारा। तो ये कुछ प्रमुख कथन थे प्रस्तावना के संदर्भ में कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। ये किसने दिया था? डॉक्टर भार्गव दास ने। फिर अगला था कि प्रस्तावना संविधान की जन्म पत्री है। ये कथन किसने दिया? के.एम. मुंशी के द्वारा ये कथन दिया गया था। फिर अगला था कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। ये कथन किसने दिया? डॉक्टर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के द्वारा।